तो ये है हिंदी ग्रामर का पार्ट 2 वर्ण विच्छेद, जिसे इंग्लिश में फोनोलॉजी कहते हैं। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है हर एक वर्ण को अलग अलग करके लिखना। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि ये भाषा में सबसे छोटा सा वर्ण होता है जिनको और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे माला। अब माला में हम किस किस चीज़ को इसमें तोड़ सकते हैं? तो हम माँ को तोड़ सकते हैं, तो माँ को तोड़ के हम लिखते हैं, ये नीचे हलंत होता है। इससे इसका मतलब ये होता है कि ये शब्द अब बिना किसी मात्रा के हैं। तो ये माँ है। उसके बाद आ जब इसमें लगता है तब ये मात्रा के साथ पूरा म बनता है, यानी कि हम जो क ख ग में पढ़ते हैं वो मात्राओं के साथ लिखा हुआ होता है। वो अ की मात्रा होती है, उसमें छोटे अ की मात्रा होती है। तो यानी कि अभी ये वर्ण है म, फिर आ, क्योंकि बड़ा आ है ना इसमें, इसलिए बड़ा आ लिखा है। फिर ल, तो ल और नीचे हलंत, फिर आ पूरा। मात्राओं के नीचे हलंत नहीं आता क्योंकि वो पूरी होती है, उनके नीचे कोई हलंत नहीं होता, तो आप इसको याद रखेंगे। अब मछली है, मछली में म हमने लिखा, म नीचे हलंत। उसके बाद म में अ है, किसका साउंड है? अ का, क्योंकि वो पूरा म लिखा हुआ है, मतलब कि उसमें अ भी है साथ में। फिर छ, छ के नीचे हलन, और फिर अ, क्योंकि छ भी पूरा है, और जब छ पूरा है तो मतलब आ उसमें है। उसके बाद ल, और ल में मात्रा कौन सी है? बड़ी ई की, तो आप बड़ी ई लिखेंगे इसमें। अब देखिए, उपयुक्त लिखे शब्दों माला और मछली को आपने ध्यानपूर्वक देखा व पढ़ा। प्रत्येक शब्द को कुछ ध्वनियों से प्रत्येक शब्द कुछ ध्वनियों से बने हुए हैं, यानी कि इनमें एक ना एक साउंड है, यानी कि आ है, बड़ा आ है, बड़ी ई है, इनसे मिलकर बन रहा है। ये छोटी छोटी ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? वर्ण। इनके और इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि अब इनको और अलग नहीं कर सकते हम। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52। अब स्वर क्या होता है इनमें? तो जो हम साउंड्स पढ़ते हैं, बड़ा ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या है? स्वर हैं। अब इसके आगे है अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? जैसे अंग हम लिखते हैं ना, अड़ा खाली और अंग, तो ये क्या होते हैं? इसे अनुस्वार कहेंगे और इसे विसर्ग कहेंगे। और अनुनासिक क्या होते हैं? जिनमें चंद्र बिंदु लगा होता है, इन्हें अनुनासिक कहते हैं। नेक्स्ट है वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है? वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है, मीन्स उसका अर्थ क्या है? वर्ण प्लस माला, अर्थात वर्णों का समूह। जैसे कि माला मोतियों से बनती है, एक एक मोती उसमें लगा होता है, उसी तरह वर्णमाला वर्ण से बनी है, वर्णों से बनी है। वर्णों का व्यवस्थित रूप या व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तो यानी कि उनको जब अच्छे से हम लगाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला। जैसे अब ये सब व्यंजन होते हैं, जो हम क ख ग पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं? व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? अ से अनार जो होता है, और व्यंजन क ख ग में आते हैं। तो अब देखिए, क वर्ग, पहली जो 5 शब्दों की लाइन होती है, 5 वर्णों की लाइन होती है, इसे क वर्ग कहते हैं। दूसरा होता है च वर्ग, इसके बाद होते हैं ट वर्ग, फिर त वर्ग, यानी कि ये लाइन वाइज है, आप पढ़ते हैं ना उसमें। उसके बाद प वर्ग, अंतस्थ व्यंजन, इन्हें य र ल व को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद होता है ऊष्म व्यंजन, श, श, स, ह। फिर होते हैं संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, यानी कि संयुक्त मतलब ये 2 वर्णों से मिलके बने हैं। उसके बाद है आगत वर्ण, अ, ज, फ, ये होते हैं आगत वर्ण। तब वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर, हमने भी देखा था ना, स्वर और व्यंजन 2 होते हैं, तो ये वर्णों के भेद है। स्वर है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी रुकावट के होता है, वे स्वर्ण कहलाते हैं। मीन्स इन वर्णों को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती बोलने के लिए, यानी कि जो अ है, बड़ा अ है, ई है, बड़ी ई है, इनको किसी और वर्ण की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ क ख ग होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो क ख ग है, इनमें ऑलरेडी स्वर जुड़े हुए हैं। हमने अभी वर्ण विच्छेद देखा था, तो उसके हिसाब से क्या होता है? इनमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं स्वर। अब इसमें क्या लिखा है? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, यानी कि स्वर कितने हैं? 11। अब स्वर के 3 भेद होते हैं।
ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब ये क्या होते हैं? तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, यानी कि ये बहुत जल्दी हम बोल देते हैं, तो ऐसे स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं: अ, ई, उ, री। मतलब हम इन्हें बहुत जल्दी से बोल देते हैं, इन पे ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता हमें। दीर्घ स्वर में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। यानी कि अगर हमने इसको अ बोला है तो हम इसे क्या बोल रहे हैं? आ, ई, उ, ऊ। यानी कि इनमें दुगना समय लगता है, तो इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब है प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण के लिए ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। अब इसमें 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है, तो इन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इनके अलावा कुछ अन्य स्वर भी हैं, जैसे कि अनुस्वार। वे स्वर जिनका उच्चारण नाक द्वारा होता है, जैसे झंडा, यानी कि अंग की आवाज़ आ रही है, मंदिर, गंदा, तो ये कैसे स्वर हैं? अनुस्वार। उसके बाद है अनुनासिक। वे स्वर जिनका उच्चारण नाक और गले द्वारा होता है, यानी कि अब इसमें नाक का साउंड तो आता ही है, साथ में गले का साउंड भी होता है, जैसे ऊंट, चांदनी, सांप। तो यानी कि इसमें गले का साउंड भी थोड़ा सा आता है नाक के स्वर साउंड के साथ। अब है विसर्ग। वे स्वर जिनका उच्चारण ह की तरह किया जाता है, यानी कि जैसे ये है छ, छह, हम इसे क्या बोलते हैं? छह। पुत्र, प्रातः, यानी कि लास्ट में ह का साउंड होता है, तो इनको विसर्ग कहते हैं। उसके बाद है आगत। ये इसमें ओ का साउंड होता है। वे स्वर जिनका उच्चारण आ तथा ओ के बीच की ध्वनि ओ के रूप में होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में लाए गए शब्दों में किया जाता है, जैसे कि कॉपी, यानी कि अब ये इंग्लिश वर्ड है लेकिन इसको हिंदी में चेंज किया गया है, हिंदी में हम यूज़ कर रहे हैं इसे, तो हम इसे क्या कहते हैं? कॉपी। डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर इंग्लिश में जैसे हम लिखते हैं तो उसी को हमने हिंदी में चेंज किया है, तो हम उसमें औगत का यूज़ करते हैं। इसके बाद है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? आपके स्वर आपने देखा, स्वर होते हैं अ से अनार, तो व्यंजन क्या है? क। वे शब्द जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, यानी कि अभी अब मैंने आपको बताया कि इनमें स्वर जुड़े हुए होते हैं तब ये पूरे कंप्लीट होते हैं, तो इन्हें व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजन के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि इसमें अब 2 व्यंजन जुड़े हुए होते हैं, यानी कि व्यंजन ही होते हैं दोनों, स्वर नहीं होता उसमें, व्यंजन होते हैं। तो इनकी संख्या 4 है। क प्लस श, यानी कि क्ष। अब क और श से मिलके क्या बना है? क्ष। त और र से मिलके क्या बना है? त्र। ज और य से मिलकर क्या बना है? ज्ञ। श और र से मिलकर क्या बना है? श्र। तो ये किन से बने हैं? दोनों ही व्यंजन हैं, क भी और श भी, ज भी और य भी। इसमें स्वर नहीं है ना, इसमें सिर्फ व्यंजन है। इसके बाद है द्वित्व व्यंजन। अब ये कैसे व्यंजन होते हैं? जब एक व्यंजन अपने ही जैसे व्यंजन से जुड़ा होता है, यानी कि अगर एक क है तो दूसरा भी क होगा, तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन। जैसे आधा क और फिर क, तो यहाँ पे हमने आधा क यूज़ किया और फिर क यूज़ किया, तो इससे देखो पक्का एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर। मक्का, यानी कि एक आधा है और एक पूरा है। च और च, यानी कि एक आधा च और एक पूरा च, तो ये क्या बना? सच्चा, बच्चा। तो ये कैसे स्वर होते हैं, कैसे व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन। उसके बाद है संयुक्ताक्षर। दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। मीन्स इनमें दोनों ही व्यंजन अलग तरह के होते हैं, तो वो जुड़ते नहीं हैं, वो अलग अलग ही दिखते हैं और आपको पता चलता है कि ये अलग लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा था क और श मिलके एक नया शब्द बना गए थे, क्ष बन गया था, ये अलग वर्ण था। लेकिन यहाँ पर जो है ये दोनों अलग अलग लिखे हैं और अलग ही रहते हैं आगे भी, द और य। तो ये ध्य बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ध्य। तो विद्या, हम इसे क्या कहलाते हैं? कहते हैं विद्या। त और म, तो ये क्या होता है? आधा त और म हो गया, तो आत्म, जैसे हमने ये एग्जाम्पल दिया है आत्म, तो ये अलग अलग नज़र आते हैं आपको ऐसे व्यंजन, तो ये संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद है वर्ण विच्छेद। तो अब इसके बाद है वर्ण विच्छेद, तो हम देखेंगे
किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी कि हम किसी शब्द में सारे वर्णों को बिल्कुल अलग कर देते हैं, तो इन्हें वर्ण विच्छेद कहते हैं। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इनको कैसे करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है पर्वत, तो आपको इसके हर एक वर्ण को अलग करना है। जैसे प के नीचे हलंत लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि व्यंजन जो होते हैं वो आधे होते हैं। तो प और नीचे हलंत। अब इसमें कोई मात्रा नहीं दिख रही है आपको। अगर आपको कोई मात्रा नहीं दिख रही तो आप अ लिखेंगे, क्योंकि इसमें अ का स्वर जुड़ा हुआ है। उसके बाद प र बोलते हैं हम, उसके बाद तो हम र लिखेंगे, लेकिन ये र पूरा तो नहीं है, ये आधा है, तो इसको आधा ही लिखेंगे। और इसके साथ कोई साउंड नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्योंकि ये र पूरा नहीं है। पूरा नहीं है मतलब इसके अंदर स्वर नहीं है। उसके बाद है व के नीचे भी हलंत आएगा, लेकिन व कम पूरा लिखा हुआ है और व पूरा है, तो यानी कि आप उसमें स्वर लगाएंगे, यानी कि अ। उसके बाद त और त में अ। अब है जैसे सज्जन। अब सज्जन में स पूरा लिखा है, तो स, उसके नीचे हलंत और अ का साउंड है इसमें, तो आप इसमें अ लिखेंगे। अब यहाँ पर ज, लेकिन ज कैसा है, आधा, तो आप इसको हलंत लगा के लिखेंगे, लेकिन इसके बाद कोई स्वर नहीं आएगा क्योंकि ये आधा है। इसके बाद फिर से ज है, तो ज में हलंत लगाएंगे, लेकिन अब इस बार ये पूरा ज है, यानी कि आपको इसमें अ भी लिखना है। यहाँ न है, तो न के नीचे हलंत, क्योंकि ये आधा लिखेंगे आप, और फिर अ। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको मैं एक्सरसाइज दूंगी करने के लिए, आप उसको ट्राई करेंगे।